Hello everyone, मैं हूँ ताप्ती. Today I am going to teach you about the nervous system, a part of your control and coordination chapter. So let's start it. आज की लेक्चर में हम पहले ये समझेंगे कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, देन न्यूरॉन्स एंड स्ट्रक्चर, सिनाप्स एंड नर्व इम्पल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तुम प्रीवियस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि एक पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की. तो पहले ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है उसको समझेंगे. इस पिक्चर में तुम देख रहे हो, ये लड़की रोड क्रॉस करना चाह रही है. तो ये रोड क्रॉस करने के लिए उसको अपनी कौन सी ऑर्गन को यूज़ करना पड़ेगा. सच है, जो उसको अपनी आइज की जो यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी ईयर की यूज़ करनी पड़ेगी, अपनी लेग की भी यूज़ करनी पड़ेगी एंड ब्रेन की भी यूज़ होगी. तो ब्रेन की यूज अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही है, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे. तो पहले ये आइज़ की थ्रो ये रेड लाइट को देखेगी. जब रेड लाइट को देखेगी वो अपने ब्रेन को सिग्नल देगा कि हाँ, अभी उसको चलना चाहिए. वैसे ही जब ईयर के थ्रू वो हॉर्न सुनेगी तो उसको पता चलेगा कि हाँ, कोई उसे बोल रहा है कि तुम साइड हो जाओ. एंड देन फिर ये इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन प्रोसेस करेगा, तो ब्रेन लेग को कमांड करेगा कि हाँ, अभी तुम चल सकते हो. फिर वो लड़की चलेगी और रोड क्रॉस कर पाएगी. तो ऐसे ही आपस में ये सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है. जब ये सारे ऑर्गन्स अपने आप में मिलकर काम करेंगे, तब ये लड़की ये रोड आसानी से क्रॉस कर पाएगी. तो एक साथ मतलब हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमको बहुत सारी ऑर्गन्स की एक साथ ही ज़रूरत पड़ेगी. तो जब ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करेंगे, तब वो काम ठीक से हो पाएगा. जैसे अभी तुम ये वीडियो लेक्चर देख रहे होगे, अपने मतलब अपने आँखों से ये लेक्चर देख रहे हो, अपने कानों से सुन रहे हो, कोई भी हाथों से लिख रहा होगा. तो सारे ऑर्गन्स जब मिलकर काम कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. एंड सारे हमारी बॉडी में जितने सारे भी काम हो रहे हैं, वो सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? सारे कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. तो हमारी बॉडी की जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन है? हमारी बॉडी की कंट्रोल सेंटर ब्रेन है. जो भी तुम्हें अभी भूख लग रहा है, तुम्हें अभी वॉशरूम जाना है, ये कैसे पता चला? ये सब हमारी ब्रेन की थ्रू ही हो रहा है. तो इसीलिए हम ब्रेन को मतलब कंट्रोल सेंटर कहा जाता है. कोऑर्डिनेशन सिंपल लैंग्वेज में तुम ये समझो कि ये जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में डिफरेंट सारे जो ऑर्गन्स है, वो अपने आप में बात कर रहे हैं, अपने आप में कम्युनिकेट कर रहे हैं. कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? जिस प्रोसेस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. जैसे वो वहाँ पर वो रोड क्रॉस करने के लिए हमको ईयर की ज़रूरत पड़ी, आई की ज़रूरत पड़ी, लेग की ज़रूरत पड़ी. सब तो मतलब डिस्टेंस में है. आई यहाँ पर है, ब्रेन वहाँ पर है, लेग यहाँ पर है. तो ये आपस में कैसे कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं? कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो ये सारे मतलब ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रही होगी. तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो हमारे बॉडी में ये जो ऑर्गन्स के बीच में ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये इसके लिए दो सिस्टम है हमारी बॉडी में. एक है ये नर्वस सिस्टम और दूसरा है ये एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम में क्या है? नर्वस सिस्टम्स में न्यूरॉन्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे हार्मोन्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है. तो आज के लेक्चर में हम ये न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे. न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे ये कंट्रोल हो रहा है, तो न्यूरॉन क्या है, क्या चीज़ है, वो कैसा दिखता है, क्या कर रहा है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. अभी तक हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, एंड ये ऑर्गन्स अपना आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू नर्व्स. तो हमारे बॉडी में एक पूरा नर्वस सिस्टम है, एंड ये नर्वस सिस्टम को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुम शॉर्ट में CNS भी कह सकते हो. C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस एंड S फॉर सिस्टम. इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली दो पार्ट्स आते हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है. वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को तुम शॉर्ट में PNS भी कह सकते हो. पेरिफेरल मीन्स आसपास. तो आप आसपास हमारी बॉडी में जो कनेक्शन हो रहा है थ्रू नर्व्स में हो रहा है. तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली नर्व्स आते हैं. नर्व्स मेनली हमारे बॉडी में दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रैनियल नर्व्स है और एक स्पाइनल नर्व्स है. तो ये क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं हम समझेंगे अभी इस पिक्चर को देखो अच्छे से. ह्यूमन बॉडी में ये जो नर्व्स हैं एक मतलब जाल की तरह हमारी बॉडी में
पूरा बिछे हुए हैं, इसीलिए मतलब ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी इज़ फिल्ड विथ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अभी हमको तो ये तो पता है, ये तो ब्रेन है, और ये ब्रेन से जो ये डायरेक्टली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही है, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो कि डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड है। तो अभी ये जो पिंक कलर में जो पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को सीएनएस कहा जा रहा है। ब्लू कलर की लाइंस जो निकले हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इसको हम पीएनएस कह रहे हैं। इस पिक्चर को देखो, यहाँ से कुछ नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से एराइज हो रहे हैं। जो नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन से एराइज हो रहे हैं उसको हम क्रैनियल नर्व्स कह रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट है। बाकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड से ये जो नर्व्स एराइज हो रहे हैं, इसको हम स्पाइनल नर्व्स कह रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट है। ओके, हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि तुम देखोगे एनसीईआरटी में बार बार आ रही है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दी गई है। तो पहला है स्टिमुलस, देन रिसेप्टर्स, इफेक्टर एंड रेस्पॉन्स। तो ये सब क्या है हम ये समझेंगे। तो स्टिमुलस क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जो आप सेंस कर सकते हो, जो कि तुम्हारे बिहेवियर में एक चेंज लाता है, सच एज तुमको ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सब एक स्टिमुलस की तरह काम करता है। सच एज लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, साउंड हो गया, जो भी है ये सब एक स्टिमुलस की तरह हमारे बॉडी के लिए काम करता है। देन आया रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर द सेल्स जो कि मतलब ये जो स्टिमुलस है उसको मतलब सेंस करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो तुमको ठंडी लग रही है या फिर गर्मी लग रही है, ऐसे कुछ तो सेल्स या टिश्यूज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होंगे जो कि हमको ये हेल्प कर रहे हैं इस स्टिमुलस को सेंस करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब तुम्हारे स्किन के थ्रू लाइट को सेंस कर रहे हो या फिर स्मेल को तुम्हारे स्किन के थ्रू ही सेंस कर रहे हो। तो हमारे बॉडी में ऐसे डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलस को सेंस करने में हेल्प करता है, वो होता है रिसेप्टर्स। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखेंगे ये क्या क्या है। तो पहले आता है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स लाइट को सेंस करने में हेल्प करता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे स्पेशलाइज्ड हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं। देन स्मेल। स्मेल को तुम अदरवाइज ऑल्फैक्शन भी हम कहते हैं। तो ये स्मेल को सेंस करने के लिए हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है। और तुम स्मेल को कैसे स्मेल करते हो? कुछ गुड स्मेल है या फिर बैड स्मेल है, ये तुम हमारे नोज के थ्रू सेंस करते हैं। वैसे हो गया टेस्ट, तो कोई खाना तुमको टेस्टी लगा, तो इसके लिए गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग पे। सल्टी है, मतलब मीठी है, जो भी है जो तुमको पता चल रहा है, ये सब ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से हम टेस्ट को मतलब पता चल रहा है हमें। देन साउंड के लिए हमारे पास फोनो रिसेप्टर्स है जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट है। देन हीट एंड कोल्ड के लिए थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारी स्किन में। तो ऐसे ही हमारे पास जो ये स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स या सेल्स या टिश्यूज के वजह से हम सेंस कर पा रहे हैं। तो हमने तो ये स्टिमुलस और रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अभी इफेक्टर एंड रेस्पॉन्स क्या होता है, अभी इस डायग्राम से, इस पिक्चर से हम समझेंगे। तो जब तुम ऐसे इमेजिन करो, जब तुम कोई हॉट पैन हो या कप हो, जब तुम पकड़ लेते हो तो तुम अपने हाथ पीछे कर लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि हॉट पैन को ऐसे बेयर हैंड में पकड़ के रहते हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये जो एक्शन हुआ, इसी को ही हम, जो ये अपना हाथ हटा लेना, इसी को ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये बाद में आएगा। तो ये कैसे होता है, तो समझो कि यहाँ पे स्टिमुलस क्या है। यहाँ पे स्टिमुलस हीट है। जब तुमको हीट लगा तो तुम्हारे थर्मो रिसेप्टर्स जो तुम्हारे स्किन में प्रेजेंट है, ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स ने अपने ब्रेन को दिया। तुम अपना हाथ हटा ले रहे हो, ये कैसे हो रहा है? यहाँ पे कौन काम कर रहा है? इसके लिए हमारे हैंड की मसल्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन क्या है? वो हमारे मसल्स ऑफ आवर हैंड है। देन उसके रेस्पॉन्स में, ये जो हॉट पैन को पकड़ लेने की रेस्पॉन्स में तुम क्या कर लेते हो? अपने हाथ पीछे कर लेते हो। तो ये होता है रेस्पॉन्स। तो इफेक्टर कोई भी मतलब टिश्यूज या ऑर्गन हो सकते हैं जो कि ये स्टिमुलस की मतलब उसको आंसर दे रहे हैं, इस टाइप का तुम समझ लो।
हमने एक सिंपल कंसेप्ट बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ा है कि सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हम ह्यूमन बींग्स एक तो ऑर्गेनिज्म ही है, हमारे अंदर भी बहुत सारे मतलब ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अभी हम जो ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम को क्या काम करता है, एक सिग्नल को एक जगह से मतलब हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जो सिस्टम काम करता है वो है नर्वस सिस्टम। तो जब नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है तो वो तो कुछ ऑर्गन से मिलकर बनी होगी। वो ऑर्गन्स क्या है, वो ऑर्गन है ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। जब ये साथ मिलकर काम करते हैं तभी तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तभी हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन कर पाती है। हमारी ब्रेन कौन सी टिश्यू से बनी होगी, जब ये एक ऑर्गन है तो कुछ तो टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाए होंगे। तो वो टिश्यू क्या है, वो टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, वो टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू। ओके, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलकर काम करते हैं तब हम उनको टिश्यू बोलते हैं। तो ये नर्वस टिश्यू बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स मतलब मिलकर काम कर रही होंगी। वो सेल्स को क्या बोलते हैं, वही सेल्स का नाम है न्यूरॉन्स, और उसको हम नर्व सेल भी बोल सकते हैं। अभी जो हम न्यूरॉन और उसके पार्ट्स मतलब पढ़ने वाले हैं तो पता चला कि ये न्यूरॉन्स कहाँ है। ये न्यूरॉन्स ये मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट है। तो ये न्यूरॉन की अलग अलग पार्ट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि न्यूरॉन भी एक सेल ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इतना डिफरेंट क्यों है। इसी डिफरेंट स्ट्रक्चर के वजह से ये एक स्पेशलाइज सेल है, और इसी डिफरेंट स्ट्रक्चर के वजह से ये सिग्नल को हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसमिट कर पा रहा है। और ये जो न्यूरॉन है वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है, सबसे लंबा सेल है हमारी बॉडी में। और लार्जेस्ट सेल कौन सा है, फीमेल एग और ओव्यूम। ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट वो है जिसका मतलब लेंथ ज़्यादा है, और लार्जेस्ट वो है जिसका मतलब डायमीटर ज़्यादा है, वो है लार्जेस्ट सेल। तो अभी ये जो मतलब डायग्राम तुम देख रहे हो ये एक न्यूरॉन है। तो इसमें तुम डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हो, सच एज डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, ऐसे बहुत सारे मतलब पार्ट्स है। तो ये सब क्या है, एक एक टर्म्स को अभी हम समझेंगे। ये डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है। तो पहले हम ये इस पर्सन को देखेंगे। तो जैसे सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही न्यूरॉन में भी वैसा ही है। तो ये जो बड़ा सा राउंडिस पार्ट तुम देख रहे हो उसको सेल बॉडी कहते हैं। जैसे ही उसमें सेल बॉडी में जैसे मतलब सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, वहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस को सराउंड होके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में जैसे अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ईआर ये सब होते हैं, वैसे ही अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। और ये साइटोप्लाज्म बाहर जाके थोड़ा सा ब्रांच पार्ट फॉर्म कर रहा है, बाहर एक्सटेंड होके ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करता है। जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही करता है उसको हम डेंड्राइट कहते हैं। फिर ये साइटोप्लाज्म का एक पोर्शन जो है वो बड़ा सा एक्सटेंड होके एक टेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। फिर ये एक्सॉन आगे जाके फिर ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और ये जो बॉल्ब लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर जो लास्ट में है उसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं, और उसको एक्सोनल एंड भी कह सकते हैं और एक्सॉन टर्मिनल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सॉन का लास्ट पार्ट है, इसीलिए उसको एक्सोनल एंडिंग या नर्व एंडिंग भी कह रहे हैं। तो ये जो न्यूरॉन है ये काम कैसे करता है, कोई भी जब इंफॉर्मेशन आता है या सिग्नल आता है वो पहले डेंड्राइट के पास आता है, फिर डेंड्राइट वो इन्फॉर्मेशन को मतलब सेल बॉडी को देता है, फिर सेल बॉडी वो इन्फॉर्मेशन एक्सॉन को पास करता है, फिर एक्सॉन से वो इन्फॉर्मेशन फाइनली आके नर्व एंडिंग के पास पहुंचता है, फिर नर्व एंडिंग से वो दूसरे न्यूरॉन को नेक्स्ट न्यूरॉन को वो पास हो रहा है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चल रहा है। फिर अभी आया एक टर्म, ये है सिनाप्स। सिनाप्स क्या होता है, हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन पाए जाते हैं वो कभी भी आपस में कनेक्टेड नहीं होता है। तो पहले ये समझ लो कि ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है। तो ये पहले न्यूरॉन की ये जो नर्व एंडिंग है और दूसरे न्यूरॉन की ये जो डेंड्राइट है उसके बीच में एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। उसी गैप को क्या कहते हैं, उसी गैप को सिनाप्स कहते हैं। सिनाप्स कुछ नहीं, दो न्यूरॉन के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक गैप है जो कि हम खाली आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए हमको, उसी गैप को क्या कहते हैं, सिनाप्स कहते हैं।
सिनाप्स के एरिया में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, ये केमिकल सिग्नल क्या है, तो पहले ये समझ लो। ये सिनाप्स है, तो सिनाप्स हर दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है वहाँ पे सिनाप्स है। तो सिनाप्स के पहले जो न्यूरॉन है उसको हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और सिनाप्स के बाद जो न्यूरॉन है उसको हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी को कोई सिग्नल मिलता है वो पहले आके डेंड्राइट के पास पहुंचेगा, फिर डेंड्राइट से होकर वो सेल बॉडी में आएगा। तो सेल बॉडी में हमारे पास बहुत सारे साइटोप्लाज्म है, तो मतलब उसमें बहुत सारे फ्लूइड्स है, केमिकल सब्सटेंसेस है, आयन्स है। तो वो आयन्स के अंदर वो सिग्नल जब आके पहुंचेगा वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करके आके ये नर्व एंडिंग के पास पहुंचेगी। तो नर्व एंडिंग के बाद ये जो बॉल्व लाइक स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो उसको क्या कहते हैं, उसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं। सिनेप्टिक नोब, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। उसको अगर तोड़ के तुम समझोगे तो न्यूरो मतलब न्यूरॉन है, ट्रांसमीटर मतलब जो कुछ ट्रांसफ़र करेगा। तो ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल कर रहा था, लेकिन ये जो सिनाप्स है वहाँ पे एक गैप है। तो ये गैप्स को कैसे, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब ट्रैवल करेगा उसको तो एक मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हो गया वो फिर ये दूसरे न्यूरॉन के पास कैसे जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया था वो ये सिनेप्टिक नोब के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ट्रिगर करेगा। तो वो ट्रिगर होने के बाद वहाँ से ये केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज होने के बाद ये सिनाप्स के एरिया में आएंगे। सिनाप्स के एरिया से आने के बाद फिर ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के पास जाएंगे केमिकल के फॉर्म में। तो फिर वो केमिकल सिग्नल आके दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी के पास पहुंचेगा। फिर सेल बॉडी से वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होके उसकी एक्सॉन के थ्रू जाके फिर वहीं सिनेप्टिक नोब के पास पहुंचेगा। वहाँ से वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गई, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होगी, फिर दूसरे न्यूरॉन को जाएगी। ऐसे ही इस प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो मतलब सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रैवल कर रहा है तो वो एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो उसी वेव फॉर्म को और वेव फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उसी को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो डायरेक्शन क्या हुआ अभी, मतलब नर्व इम्पल्स की डायरेक्शन क्या हुआ, पहले न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की डेंड्राइट के पास आएगा। डेंड्राइट से होकर वो सेल बॉडी के पास आएगा। सेल बॉडी में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करके एक्सोनल एंड सिनेप्टिक नोब के पास आएगा। वहाँ पे जो केमिकल स्टोर्ड है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है, उसको ट्रिगर करेगा और वो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगी। फिर वो केमिकल सब्सटेंस सिनाप्स एरिया में रिलीज होने के बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाके इंफॉर्मेशन की तरह जाके पहुँचेगी। वो सिग्नल मतलब केमिकल यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आया था, यहाँ पे वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया सिनाप्स में। फिर वो केमिकल सिग्नल जाके दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट के पास पहुँच गया। फिर दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट फिर उसको लेकर आएगी अपने सेल बॉडी के पास। फिर वो सेल बॉडी में वो जो केमिकल सब्सटेंसेस थी वो फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके फिर जाके वो नर्व एंडिंग के पास पहुँच जाएगी। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे जो वेसिकल्स होंगी, सिनेप्टिक नोब होंगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स को वो रिलीज़ करने में हेल्प करेगी। फिर वो रिलीज होने के बाद फिर से तीसरे न्यूरॉन के पास जाएगी। इसी तरह ये जो हमारे पास जो भी सिग्नल आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आता है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, ऐसे ही चलता रहता है। तो उसी प्रोसेस को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।